नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी के प्रतिदिन के दैनिक वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन करंट्स के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न सीरीज है उसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 23 जून 2026 के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करंट अफेयर्स में बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, उन पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा है, हाल ही में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? हाल ही में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये हमें देखना है किस शहर में आयोजित हुआ है। चार ऑप्शन है, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। हाल ही में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? आगरा में आयोजित किया गया था। अब इस फोरम के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं? ये फोरम क्या काम करता है? इस फोरम ने क्या अचीव किया है? इन सब की आगे हम चर्चा इसमें करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के तहत 19 और 20 जून 2026 19 व 20 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026, ये कौन सा है? पहला। ये ध्यान रखना है, कौन सा है? पहला एमएसएमई फोरम 2026 आयोजित किया गया। इस फोरम ने एमएसएमई सेक्टर अर्थात माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है ना, लघु व मध्यम, उन सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया है। चर्चा के मुख्य विषय क्या क्या थे? एक फाइनेंस था, टेक्नोलॉजी को अपनाना, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसके मुख्य उद्देश्य थे। चर्चा के जो मुख्य विषय थे, फाइनेंस था, टेक्नोलॉजी को यूज करना, टेक्नोलॉजी के साथ नए नए एंटरप्रेन्योर डेवलप करना, सस्टेनेबिलिटी इसका मुख्य उद्देश्य था। दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 2023 में ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग फ्रेमवर्क अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था? 2023 में। इस सहयोग फ्रेमवर्क में महिलाओं व युवाओं के स्वामित्व वाले जो एमएसएमई है, महिलाओं और युवा के स्वामित्व वाले जो एमएसएमई है, संसाधनों तक पहुंच और ग्लोबल वैल्यू चेन में इनकी जो भागीदारी है उनको इसमें सम्मिलित करना मुख्य विषय था। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता जो थी, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की पहली वर्चुअल बैठक कब हुई थी? 24 अप्रैल 2026 को। 24 अप्रैल 2026 को पहली वर्चुअल बैठक हुई थी। ब्रिक्स एसएमई वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है, ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है 26 मई 2026 को आयोजित हुई थी, जिसमें एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस रखा गया था। भारत में एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत पंजीकृत या वर्गीकृत किया गया है। तो हमें यहाँ देखिए, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 आयोजित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स के सभी सदस्य और सहयोगी जो देश हैं उनको एक फोरम पर लाना था। इसके मुख्य उद्देश्य जो चर्चा के विषय थे वो क्या क्या थे? फाइनेंस थे, टेक्नोलॉजी को अपनाना था, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसके मुख्य उद्देश्य में थे। पहला जो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में ब्रिक्स की बैठक हुई थी, उसमें ब्रिक्स एमएसएमई फ्रेमवर्क को स्वीकार किया गया था। मुख्य इस फ्रेम में किन किन को लाभान्वित या भागीदार बनाने का टारगेट लिया गया? महिला और युवाओं के जो स्वामित्व वाले एमएसएमई हैं उनको इसमें टारगेटेड लिया गया है। भारत की 2026 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है उसके संदर्भ में वर्चुअल बैठक पहली 24 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी, दूसरी बैठक 26 मई 2026 को आयोजित हुई थी। तो और हम अगर बात करते हैं कि जो एमएसएमईज हैं वो किस एक्ट के तहत वर्गीकृत हैं, तो वो जो एक्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के तहत ये पंजीकृत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मरीन गैस टरबाइन
जनरेटर खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत फोर्ज लिमिटेड, तीसरा है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, चौथा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भारत फोर्ज लिमिटेड। कौन सा है? भारत फोर्ज लिमिटेड। ये इसका सही आंसर है। किसका? भारतीय नौसेना के द्वारा मरीन गैस टरबाइन जनरेटर खरीदने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल में अध्ययन करते हैं। 19 जून 2026 को, आपको तारीख याद रखनी है, किसने किया? रक्षा मंत्रालय ने। तो कॉन्टेक्ट किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया? 19 जून 2026 को। किसके लिए किया गया? भारतीय नौसेना के लिए किया गया। क्या है? 1.25 मेगावाट के 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर, 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर, ये ध्यान रखना है। कितनी है संख्या? 12। किस कंपनी के साथ? भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ। क्या किया है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब इस मरीन गैस टरबाइन की जो कीमत है वो कितनी है? 425 करोड़ रुपए। ये कीमत कितनी है? 425 करोड़ रुपए। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 की बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ये प्रोसेस किया गया है। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020, रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020, ये ध्यान रखना है। क्या नाम उसका? बाय इंडियन कैटेगरी में कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री का होना आवश्यक है। बाय इंडियन कैटेगरी क्या है? बाय इंडियन कैटेगरी में 60% स्वदेशी सामग्री होना आवश्यक है। उसके तहत ही भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। खरीदे गए मरीन गैस टरबाइन जनरेटर जो है वो भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे? कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर लगाए जाएंगे। मरीन गैस टरबाइन जनरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑनबोर्ड पावर सिस्टम होते हैं जो नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए ईंधन की ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ध्यान रखना है। मरीन गैस टरबाइन क्या होते हैं? ईंधन ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ऑन बोर्ड पावर सिस्टम होता है ये। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो समझौता हुआ है वो भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ हुआ है। किसके लिए हुआ है? भारतीय नौसेना के लिए हुआ है। कितने टरबाइन जनरेटर के लिए हुआ है? 12 टरबाइन जनरेटर के लिए हुआ है। इसमें एक टरबाइन की कीमत कितनी? 425 करोड़ रुपए है। किस कैटेगरी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये क्या है? एक ऑनबोर्ड पावर सिस्टम है। भारत फोर्ज लिमिटेड जनरेटर एक क्या है? इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा स्थापित करेगी। क्या करेगी? इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा स्थापित करेगी तथा एडवांस पावर सिस्टम में डिजाइन और डेवलपमेंट में भी मदद करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो है हमारा आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो था कि ये एक नई रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, रक्षा खरीद में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हाल ही में भारत के पहले कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट क्या है? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? आधारशिला कहाँ रखी गई थी? किस राज्य में रखी गई थी? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ओडिशा। इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा में रखी गई थी। नेक्स्ट है भारत का पहला कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट क्या है? कोयले से क्या बनाना है? अमोनियम नाइट्रेट। ये बात ध्यान रखनी, कोयले से हमें क्या बनाना है? अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? लखनपुर में लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भारत कोल गैसिफिकेशन और केमिकल लिमिटेड BCGCL इसको डेवलप कर रहा है, जो कि किसके साथ? भेल BHEL और कोल इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर है। ये क्या है? एक जॉइंट वेंचर है। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड जो किसके साथ है? BHEL, भेल और कोल इंडिया का एक क्या है? जॉइंट वेंचर है। इस प्रोजेक्ट की में कितने करोड़ का निवेश शामिल है? 25,016 करोड़ का निवेश शामिल है। इसे कोयला मंत्रालय की इंसेंटिव स्कीम के तहत
1350 करोड़ की मदद दी गई। कोयला मंत्रालय ने कितनी मदद दी? 1350 करोड़ रुपए की मदद दी। इस प्लांट को स्वदेशी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात कौन सी टेक्नोलॉजी? स्वदेशी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर दिन प्रतिदिन क्या करना है? 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए डिजाइन किया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट है, ये किसके साथ ज्वाइंट वेंचर है? भेल और कोल इंडिया के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है। 25,016 करोड़ का इसमें निवेश शामिल है, जिसके तहत कोयला मंत्रालय ने 1350 करोड़ रुपए की मदद की है। ये स्वदेशी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, और 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रतिदिन का इसका लक्ष्य है। कोल गैसिफिकेशन कोयले को सिंथेटिक गैस में बदलता है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, हमें ये भी जानना जरूरी है। कोल गैसिफिकेशन कोयले को किस में बदलता है? सिंथेटिक गैस में, सिन गैस में बदलता है, जिससे मुख्य रूप से में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन जब ये परिवर्तित करता है तो क्या होता है? कोयला किसमें बदलता है? सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस को क्या कहते हैं? सिन गैस। और सिन गैस में क्या होता है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन सिन गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेटिक नेचुरल गैस जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। मिथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। भारत कोयले का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है। साथ ही यहाँ क्या है? 400 बिलियन टन, 400 बिलियन टन से ज्यादा क्या है? कोयला भंडार है। 400 बिलियन टन से ज्यादा के कोयला भंडार है। भारत सरकार कोयला व लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, कोयला व लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 46,000 करोड़ तक के, कितने? 46,000 करोड़ तक के इंसेंटिव को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। कितने प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाएंगे? 25 प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाएंगे। तो यहाँ हमारे को कोयला से क्या करना है? सिंथेसिस गैस बनेगी। सिंथेसिस गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक नेचुरल गैस जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए भौतिकी 2025 का वुल्फ पुरस्कार, भौतिकी 2025 का वुल्फ पुरस्कार किसे दिया गया? वुल्फ पुरस्कार किसने जीता था? यहाँ 4 नाम है, मोदनोई हेइमब्लम, जैनेंद्र के जैन, अशोक सेन और जेम्स पी आई जेस्टिन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जैनेंद्र के जैन। कौन सा है? जैनेंद्र के जैन। हम आगे बात करते हैं। राजस्थान में जन्मे, सबसे बड़ी बात क्या है? जैनेंद्र के जैन कहाँ जन्मे हैं? राजस्थान में। किस? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। क्या है? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जन्मे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जैनेंद्र के जैन, जिन्होंने कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए भौतिकी का 2025 का वुल्फ पुरस्कार जीता था। भौतिकी का 2025 का वुल्फ पुरस्कार जीता था। अब ये जो वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये वुल्फ पुरस्कार दिया गया। अब हम ये जानते हैं कि वुल्फ पुरस्कार है क्या। तो वुल्फ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। किसने शुरू किया था? वुल्फ फाउंडेशन ने शुरू किया था। ये क्या काम करता है? भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या दिया जाता है? प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। कंपोजिट फर्मियंस क्या है? क्वासी पार्टिकल्स हैं, आभासी कण है, क्वासी पार्टिकल्स हैं, आभासी कण है, जिन्हें जैनेंद्र के जैन ने 1989 में फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट
फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट समझाने के लिए पेश किया था। फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या है? एक क्वांटम घटना है। क्या है? एक क्वांटम घटना है जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों के तहत टू डायमेंशनल द्विआयामी इलेक्ट्रॉन, क्या है? द्विआयामी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? क्वांटम घटना है। फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट जो है वो क्या है? एक क्वांटम घटना है जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों के तहत टू डायमेंशनल द्विआयामी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखी जाती है। जैनेंद्र के जैन जो है क्या है? अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जहां ये इवान पुग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। जैनेंद्र के जैन भारत में लोडा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक भी हैं। भारत में ये किसके हैं? लोडा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक हैं। भौतिकी में 2025 का जो वुल्फ पुरस्कार दिया गया है, ये जैनेंद्र के जैन ने जेम्स पी आइजेंस्टीन व मोर्डहम हेम्ब्लिक के साथ साझा किया है। तो हम देखते हैं राजस्थान में जन्मे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं ये, तो जिनको की कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए 2025 का वुल्फ पुरस्कार दिया गया। ये क्या है? भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। दूसरा, 1978 में ये वुल्फ फाउंडेशन प्रारंभ हुआ था, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है। कंपोजिट फर्मियंस जो हैं वो क्या है? एक क्वासी पार्टिकल्स हैं, आभासी कण हैं, जिनकी खोज फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को समझाने के लिए 1989 में इन्होंने पेश किया था, जैनेंद्र के जैन ने। और फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या है? क्वांटम घटना है जो कि किस प्रकार की है? द्विआयामी टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखी जाती है। अभी जैनेंद्र के जैन अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जहां इनको किस तौर पर ये काम कर रहे हैं? इवान पुग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत में ये लोडा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट जो है, लोडा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट की क्या है? संस्थापक निदेशक भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में जून 2026 के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? विवेक अग्रवाल, राजेश सिंह, संजय मल्होत्रा और अजीत कुमार। तो यहाँ सही आंसर है विवेक अग्रवाल को चुना गया। तो अभी जो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक अग्रवाल है। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। 19 जून 2026 को पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया। कहाँ चुना गया? पेरिस में चुना गया। तो देखिए एक ही लाइन से कितने प्रश्न और बन जाते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के हैं, कौन से ईयर के हैं? IAS हैं, 1994 बैच के हैं। कब इनको उपाध्यक्ष चुना गया? 19 जून 2026 को उपाध्यक्ष चुना गया। कहाँ चुना गया? पेरिस में चुना गया। विवेक अग्रवाल पहले भारतीय अधिकारी है, ये भी ध्यान रखना है, पहले भारतीय अधिकारी हैं जो कि FATF के उपाध्यक्ष बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? एक अंतर सरकारी संस्था है। क्या है? एक अंतर सरकारी संस्था है जो कब बनी? 1989 में बनी थी, जिसने G7 ने मनी लॉन्ड्रिंग, किसने बनाया? G7 ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए बनाया था। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये किसके खिलाफ लड़ता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आतंकवाद से फंडिंग को रोकने, उससे निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संस्था है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के साथ साथ काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग अर्थात विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो प्रोसेस है उसको रोकता है, वैश्विक मानक तय करता है। क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास करता है, काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास करता है, उसके मानक तय करता है। FATF उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है। 1 साल का इनका कार्यकाल होगा। जुलाई 26 से जून 2027 तक ये इस पद पर रहेंगे।
इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यह संस्था रणनीतिक कमियों वाले अधिकार क्षेत्रों के लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी जारी करती है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी जारी करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND, जहां विवेक अग्रवाल ने डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग के तहत काम करती है? राजस्व विभाग के तहत काम करती है। अर्थात विवेक अग्रवाल डायरेक्टर के रूप में कहाँ काम कर रहे थे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में, जो कि वित्त विभाग के राजस्व विभाग के तहत काम करती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है IAS, जिसमें ये विवेक अग्रवाल है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 312 के तहत स्थापित ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक सर्विस है। तो इसका जो गठन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है, जिसके विवेक अग्रवाल अभी अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क, किसान क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क के तहत सहायक गतिविधियों सहित बिना गारंटी वाले कृषि ऋण, बिना गारंटी वाले कृषि ऋण कितनी राशि तक मिल सकते हैं? कितनी राशि तक मिल सकते हैं? 50,000 तक, 1 लाख तक, 2 लाख तक और 5 लाख तक। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 50,000 तक, 50,000 तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, यहाँ ध्यान रखना कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक 19 जून 2026 को किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अंतिम संशोधित फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। और ये अंतिम संशोधित फ्रेमवर्क कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून 2026 को किसान क्रेडिट कार्ड KCC का अंतिम संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया है, जो 1 जनवरी 27 से लागू होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या करती है? किसानों को फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद के खर्चों और खेती से जुड़ी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत लोन देती है। क्या करती है? फसल उत्पादन के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, खेती से जुड़ी वर्किंग कैपिटल की जरूरत के लिए लोन देती है। संशोधित KCC फ्रेमवर्क के तहत कम समय में तैयार होने वाली फसलें, कम समय में तैयार होने वाली फसलों के लिए फसल सीजन को 12 महीने और ज्यादा समय लेने वाली फसल के लिए 18 महीने के तौर पर क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, कम समय में तैयार होगी उसके लिए 12 माह, अधिक समय जो फसलें लेती है उनके लिए 18 माह। बैंक क्या करेगा? हर उधारकर्ता को 2 लाख तक का बिना गारंटी वाला खेती का लोन देना जारी रखेगा, जो पहले से दिया जा रहा है। बिना गारंटी वाला लोन देना जारी रखेंगे, जिससे खेती में जुड़ी दूसरी गतिविधियां भी शामिल है। लेकिन जो 1 हेक्टेयर तक जमीन है, छोटे किसान है, बैंक के आकलन के आधार पर उनको 10,000 से 50,000 तक की फ्लेक्सिबल KCC क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। जो 1 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे किसान हैं, उनको 10,000 से 50,000 तक की फ्लेक्सिबल KCC दी जाएगी। संशोधित वर्गीकरण के तहत, फ्रेमवर्क के तहत रीपेमेंट की निगरानी और इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन IRAC नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका नियम, रीपेमेंट और लोन का जो वर्गीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाएगा। 1 जनवरी 27 से पहले, 1 जनवरी 27 से पहले जो मंजूर किए गए KCC हैं, उनकी लोन मैच्योरिटी अगले रिन्यूअल तक मौजूदा गाइडलाइन के तहत ही चलते रहेंगे। अभी की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही चलते रहेंगे। 1 जनवरी 27 के बाद में, क्योंकि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो फ्रेमवर्क है कब लागू होगा? 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। भारत में खेती के लिए समय पर लोन की सुविधा सुनिश्चित करने के मकसद से इसको बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे भारत में खेती के समय लोगों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराने में ये मदद करता है। हाल ही में 22-23 जून 2026 को आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ये मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ये ऑप्शन है ब्राजील, रूस, भारत और चीन। तो यहाँ मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। भारत ने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक, क्या थी ये? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल। अध्यक्षता किसने की? तो हमें ध्यान रखना है, अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की।
जो भारत के कब से हैं 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत किसने की थी? ब्राजील, रूस, भारत और चीन के समूह ने की थी 2010 में। इसमें कौन सम्मिलित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है शुरू हुआ था ब्राजील, रूस, भारत और चीन के एक समूह के रूप में। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ था। तो इस बैठक में आज दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये ध्यान रखना है, ये एक विषय है कि इस बैठक में किस पर चर्चा की गई। आज दुनिया के सामने गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की गई। अपनी सुरक्षा बातचीत के जरिए क्या करना है? आतंकवाद रोधी उपायों को करना, साइबर सुरक्षा पर जोर देना, सीमा पार खतरों से जुड़े संबंधों पर भी इसमें चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद रोधी उपायों व आईसीटी सुरक्षा पर ब्रिक्स के संयुक्त कार्य समूह के जो नतीजे हैं उनकी समीक्षा भी की। चर्चाओं में नए सुरक्षा जोखिम पैदा करने में उभरती तकनीकों की भूमिका पर भी क्या किया गया? गौर किया गया। अब ये बैठक जो है सितंबर 26 में, ये ध्यान रखना, ये बैठक क्या है? सितंबर 26 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। भारत में कब होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? सितंबर 2026 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब होगा? सितंबर 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। उसके लिए एक तैयारी मंच के रूप में भी ये बैठक काम आई थी। तो इस बैठक जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में जो होने वाला है, उसकी तैयारी बैठक के रूप में भी इसने अपने कार्य को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस समय तक इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है? तो जो इसमें ऑप्शन है 2047, 2035, 2030 और 2040। तो इसका सही आंसर है 2047। 2047 में इसने इसको समाप्त करने का प्रयास किया है, लक्ष्य रखा है। भारत ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस एलिमिनेशन मिशन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1 जुलाई 2023 को। कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्रारंभ हुई थी। तो जो भारत में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है वो 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होता है मध्य प्रदेश के शहडोल से। ये सिकल सेल एनीमिया है क्या? ये खून से जुड़ी हुई आनुवांशिक बीमारी है जिसे हीमोग्लोबिन एस के नाम से जाना जाता है। इसमें असामान्य हीमोग्लोबिन होता है। ये बीमारी क्या करती है? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न पर काम करती है। उस आधार पर फैलती है और इसमें क्या होता है? वाहकों में बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ये मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ये मिशन किसके अंतर्गत काम करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया। तो यहाँ 2 मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से। इस मिशन में 3 मुख्य आधार है। इस मिशन के 3 मुख्य आधार है। 3 इसकी उनके आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोकथाम और समग्र प्रबंधन। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोकथाम और समग्र प्रबंधन, ये 3 मुख्य इसके आधार हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोकथाम और समग्र प्रबंधन। जून 2026 तक इस मिशन के तहत 0 से 40 साल उम्र के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की क्या कर दी गई है? स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 0 से 40 साल तक की उम्र के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग इसमें कर दी है मंत्रालय ने। ये कार्यक्रम कितने राज्यों में लागू है? 17 राज्यों में लागू है। 17 राज्यों में लागू किया गया। और इसमें किस पर ध्यान दिया गया है? जनजातीय आबादी पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है क्योंकि वहां इस बीमारी का असर बहुत अधिक है। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम की बात करते हैं तो देखिए, पहला ऑप्शन था लीव नो वन बिहाइंड, ये नहीं है। होप अवे फ्रॉम होम, ये नहीं है। रिफ्यूजीज वेलकम्स, ये नहीं है। इसका जो थीम है वो थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ। अंटिल एवरीवन इज सेफ, जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते। विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम है 2026 की वो क्या है? अंटिल एवरीवन इज सेफ। दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मान और उनका समर्थन करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और ये विश्व शरणार्थी दिवस कब से मनाया जाता है? 2000 से।
वर्ष 2000 से विश्व शरणार्थी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है। विश्व शरणार्थी की पहली बार कब मनाया गया? 2001 में मनाया गया। अर्थात 2000 में क्या हुआ? विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। पहला विश्व शरणार्थी दिवस 2001 में मनाया गया, जो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ थी। 2001 में मनाया गया था, जो 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की क्या थी? 50वीं वर्षगांठ थी। इसका जब तक हर कोई सुरक्षित ना हो, जब तक हर कोई सुरक्षित ना हो। 1951 का जो शरणार्थी सम्मेलन एक अहम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है, जो क्या करता है? शरणार्थियों के अधिकारों की स्थिति को तय करता है। हम ये जानते हैं कि शरणार्थी कौन है। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा व मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। अर्थात शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने मूल स्थान से उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकार जैसी भी गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए अपना घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर, टेंट में किसी अन्य स्थान पर अपना जीवन बसर करना प्रारंभ करता है। विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत अफ्रीकी शरणार्थी दिवस से हुई थी। अफ्रीकी शरणार्थी दिवस से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे अफ्रीका में विस्थापित लोगों की चुनौतियों को उजागर किया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने रिपोर्ट दी कि जून 2026 में भारत के 166 प्रमुख जलाशयों में 51.92 मिलियन क्यूबिक मीटर लाइव स्टोरेज था? कितने में? 166 प्रमुख जलाशयों में कितना बिलियन क्यूबिक था? 51.92 बिलियन क्यूबिक मीटर लाइव स्टोरेज था। लाइव स्टोरेज था। ये किसने रिपोर्ट दी? ऑप्शन है भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो इसका आंसर है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट में तथ्य दिया था। 11 जून 2026 को ये रिपोर्ट कब आई थी? 11 जून 2026 को। 166 बड़े जलाशय, कितना जल? 51.92 मिलियन क्यूबिक मीटर। लाइव स्टोरेज है, जो कुल क्षमता का कितना परसेंट है? 28.28% है। कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का कितना है? 28.28% है। केंद्रीय जल आयोग CWC भारत में जलाशयों के स्टोरेज की निगरानी का काम करता है। केंद्रीय जल आयोग भारत में जलाशयों की स्टोरेज की निगरानी का काम करता है और 166 बड़े जलाशयों के लिए साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट जारी करता है, साप्ताहिक डेटा जारी करता है। लाइव स्टोरेज का मतलब जलाशय में न्यूनतम ड्रॉ डाउन लेवल और जलाशय के पूर्ण स्तर के बीच इस्तेमाल किए जा सकने वाले पानी की मात्रा से, अर्थात न्यूनतम जल स्तर और अधिकतम जल स्तर के मध्य का जो जल स्तर का मान है, उस पानी की मात्रा को हम लाइव स्टोरेज के रूप में लेते हैं। जून 2026 में मध्य में दक्षिणी भारत के जलाशयों में उनकी स्टोरेज क्षमता का 20.98% पानी था, जबकि पूर्वी जलाशयों में जो पानी का स्तर है सामान्य मौसमी स्तर से क्या रहा? नीचे रहा था। सामान्य मौसमी का स्तर नीचे रहा था। जून 2026 के पहले 17 दिनों में जून 26 के पहले 17 दिनों में 46.2 mm बारिश हुई थी। 46.2 mm बारिश हुई थी, जबकि सामान्य बारिश कितनी होती है? 74.3 mm होती है। तो बारिश कितनी हुई? 46.2 mm ही हुई थी। जून 2026 तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की कुल बारिश में कमी लगभग कितनी थी? 40% कमी थी। जून 2026 तक दक्षिण पश्चिम मानसून की कुल बारिश में भारत में कमी 40% थी। जून 2026 में भारत के जलाशयों में स्टोरेज और इसी अवधि के 10 साल के औसत से 15.8% अधिक था। जून 2026 में भारत के जलाशयों में जो स्टोरेज है वो इसी अवधि के 10 साल का जो औसत है उसमें कितना रहा? 15.8% अधिक रहा। जून 2026 में जलाशयों में स्टोरेज 2025 की अवधि में जमा किए गए 56.53 BCM की तुलना में 8.17% कम है, क्योंकि अभी क्या है? 51.92 बिलियन स्टोरेज है, जबकि जून 2025 में ये कितना अंकित किया गया था? जून 2025 में ये कितना अंकित किया गया था? 56.53 BCM। तो 56 BCM की तुलना में 51 ये कितना था? 8.17% जो है ये कम दर्ज किया गया था। 8.17% कम दर्ज किया गया था। आज जो करंट की हमारी क्लास है उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकने योग्य थे। अगली कक्षा में हम प्रतिदिन इसी तरह से करंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आपके साथ जुड़ेंगे।
अगर आपको ये चैनल या ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कक्षाएँ हमारे जो एएप अतुल्यम अकेडमी है, उस पर भी करंट अफेयर्स का हमने एक पैकेज बनाया है। उस पैकेज के साथ जुड़कर भी आप प्रतिदिन हमारी इन कक्षाओं का लाभ ऐप से भी ले सकते हैं। धन्यवाद।